आज का हमारा चैप्टर है जैव विविधता का संरक्षण और इसमें पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में हमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसे वर्ष 1973 में भारत में आरंभ किया गया, सही है। इस परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक वास और बाघों को प्राकृतिक विरासत के रूप में उसी स्थान पर सुरक्षित रखना था, ये भी सही है। अगला है कि भारत में बाघों के जीवन क्षम आबादी सुनिश्चित करने का महत्व दिया गया, ये भी सही है। और नेक्स्ट करा कि भारत के पूर्वोत्तर भाग में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में शुरुआत किया गया और इसके अंतर्गत जो है टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाती है। वर्तमान में 52 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं देश भर में। प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य लक्ष्य बाघों और उनके प्राकृतिक वास को प्राकृतिक विरासत के रूप में उसी स्थान पर इन सीचू में सुरक्षित रखना है ताकि बाघों की आबादी में सुनिश्चित रूप से बढ़ोतरी हो सके। अगला क्वेश्चन जो आता है प्रोजेक्ट टाइगर केंद्र के द्वारा संचालित कार्यक्रम है, राज्य के द्वारा नहीं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे असम का मानस हो गया, नामेरी, कांजीरंगा, ओरांग और मिजोरम का दम्फा और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के, कामलांग टाइगर रिजर्व आ जाते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं। अगली बात क्या है कि भारत जो है प्रत्येक 4 वर्ष में अखिल भारतीय बाघों की गणना करता है और इसके 4 चक्र पूरे हो चुके हैं, जिसमें 2006 में पहला किया गया था और 2018 में आखिरी था। 5वां चक्र का रिजल्ट आने वाला है। तो अगर हम देखें 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है और 2019 को बाघों की संख्या की रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार पूरे भारत में 2967 बाघों की संख्या। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण NTCA का भी गठन किया गया। यह टाइगर रिजर्व से संबंधित राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है और संरक्षण में कार्य करते हुए लोगों को कौशल प्रशिक्षण भी देता है, जिससे मानव और जानवरों के बीच समन्वय बना रहे। बात करें राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण की, तो यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक यहाँ एक चीज़ और देखना है, संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय है। इसका मतलब इसे अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, ना कि इसका वर्णन संविधान में किया गया है, इसी वजह से यह सांविधिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। नेशनल पार्क तो है, इसके सामने हमें देखना है कि कौन से ऐसे हैं जो यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो केवलादेव है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर को शामिल नहीं किया गया, आंसर बी होगा। भारत में यूनेस्को के द्वारा घोषित कुल 38 मूर्त विरासत स्थल हैं, जिसमें से 30 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित विरासत है। साथ ही 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी है, जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। इसको उलट दिया गया था। नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये संपूर्ण नंदा देवी सहित फूलों की घाटी को उत्तराखंड में है। इसको भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। फिर पश्चिमी घाट, संपूर्ण पश्चिमी घाट को, जिसमें
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सहित 6 राज्य आ जाते हैं पश्चिमी घाट में। सबको एक साथ शामिल कर लिया गया है। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र ये हिमाचल प्रदेश में है, इसको भी शामिल किया गया है विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह राजस्थान के सवाई माधोपुर के निकट स्थित है और यह एक टाइगर रिजर्व है। नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व है, लेकिन क्या है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में नहीं आता, जो कि भारत में है, बट इसको जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। तो अगस्त्यमलाई को शामिल किया गया है, नोकरेक को किया गया है, ग्रेट निकोबार है, ग्रेट हिमालयन नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया। यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर मैप प्रोग्राम चलाया जा रहा है 1971 से। इसमें क्या किया जाता है, जैव मंडल संरक्षण के लिए इसमें जो है प्राकृतिक आवासों और उसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियों और वनस्पतियों की प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण किया जाता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में। आरक्षित जैवमंडल के अंतर्गत स्थलीय, जलीय, तटीय, जैविक और अजैविक बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट को भी शामिल किया। भारत में राष्ट्रीय जैवमंडल संरक्षण कार्यक्रम यानी नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की शुरुआत 1986 में की गई और इस समय 18 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। अगस्त्यमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है तमिलनाडु और केरल में विस्तृत रूप से है, तमिलनाडु तथा केरल में। 2001 में इसे राष्ट्रीय जैवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया और 2016 में यूनेस्को के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र के रूप में भी शामिल कर लिया गया। इसके अलावा इसमें नेय्यार, पेप्पार और सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल होते हैं। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये मेघालय में है, गारो पहाड़ियों के अंतर्गत आता है और ये पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी हिल्स के जनपद के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1988 में इसको राष्ट्रीय जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और 2009 में यूनेस्को के अंतर्गत जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के रूप में भी शामिल कर लिया। ग्रेट निकोबार, इसका विस्तार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है और 1989 में इसको राष्ट्रीय जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र के रूप में शामिल कर लिया गया। भारत में नीलगिरी क्षेत्र ऐसा जो है स्पेयर है जिसको सबसे पहले 1986 में जैवमंडल रिजर्व के रूप में शामिल किया गया था। फिर 2000 में यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र में भी इसको शामिल कर लिया गया। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, पहला तो नीलगिरी जैवमंडल आ जाता है, इसके अंतर्गत आता है मदुरई वन्यजीव अभयारण्य, मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में है, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व और शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली कहते हैं ये केरल में है, और नागरहोल बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में तथा सिरुवानी पहाड़ी क्षेत्र केरल और तमिलनाडु में आ जाता है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर जो है रिजर्व 3 राज्यों में होकर आता है, पहला तमिलनाडु है, कर्नाटक है और केरल, तीनों राज्यों में फैला हुआ है। और भारत में सबसे पहले नीलगिरी क्षेत्र को ही जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हिमाचल प्रदेश में है और इसकी स्थापना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1984 में की गई थी
और वर्ष 2004 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से यह भारत के बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट के विषय में कौन सा सही है हमें देखना है। पहला करा है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थलों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN के द्वारा किया जाता है, सही है। दूसरा कह रहा है हॉट स्पॉट को उनकी वनस्पति के अनुसार परिभाषित किया जाता है, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय जैव विविधता को हॉट स्पॉट के रूप में शामिल किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। पूर्वी घाट ना होकर भारत के पश्चिमी घाट को जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में और संपूर्ण हिमालय को शामिल किया गया है, इस वजह से तीसरा गलत। तो विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता के वितरण में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। हम जैसे जैसे निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं तो जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है। ऐसे में विश्व के कुछ क्षेत्र प्राकृतिक पारितंत्र को अत्यधिक सहयोग करते हैं। इन क्षेत्रों में जैव विविधता की प्रचुरता के साथ साथ स्थानिक प्रजातियों की भी प्रचुरता पाई जाती है और ऐसे क्षेत्रों को जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में जानते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थानों की पहचान जो है IUCN के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। तो IUCN जो है 2 मानदंड अपनाता है हॉट स्पॉट डिक्लेयर करने के लिए। पहला उसका मानदंड है कि किसी भी क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानिक यानी इंडेमिक प्रकार के पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए, पहला इसका क्राइटेरिया है। और दूसरा क्राइटेरिया है कि जिस क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित करना है उस क्षेत्र की कम से कम 30% या उससे अधिक प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो चुकी हो। तो भारत के पूर्वी घाट को नहीं बल्कि पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही पश्चिमी हिमालय सहित पूर्वी हिमालय एक तरह से संपूर्ण हिमालय को जैव विविधता का हॉट स्पॉट के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो विश्व के 34 हॉट स्पॉट में से 4 हॉट स्पॉट भारत में पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाता है, हिमालय क्षेत्र हो जाता है, संपूर्ण हिमालय। दूसरा पश्चिमी घाट हो जाता है और श्रीलंका को भी शामिल कर लिया जाता है। चौथा सुंडालैंड क्षेत्र आता है, यह क्षेत्र निकोबार द्वीप पे है। जब हम देखते हैं कि जैव विविधता हॉट स्पॉट का सबसे पहला नामकरण किसने किया था, तो नॉर्मन मायर्स ने 1988 में इस शब्द को गठित किया था। अगला क्वेश्चन करा कि भारत के निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व को अपना आधिकारिक शुभंकर भूरा सिंघता बारहसिंघा मिला हुआ है। टाइगर रिजर्व है जिसको उसका शुभंकर मिला हुआ, जिसका नाम भूरा सिंघता बारहसिंघा है। ये है कान्हा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में है। तो भूरा सिंह द बारहसिंघा को मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया। और बारहसिंघा जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। IUCN की यह सुभेद यानी वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। कान्हा रिजर्व टाइगर की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश में है, बालाघाट जिले में। और इसको नेशनल पार्क के रूप में 1955 में स्थापित किया गया था। फिर 1955 में नेशनल पार्क के रूप में और 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया।
पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, नामेरी टाइगर रिजर्व असम में है और रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। अब एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य है और दूसरी तरफ राज्य है, हमें इसका मिलान करना है। तो महानंदा जो है पश्चिम बंगाल में है, मालाबार केरल में है, सत्यमंगलम तमिलनाडु में है और लखारी घाटी ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम देखना है। पहले उत्तर से हमें देखना है, नॉर्थ टू साउथ की ओर देखना है। तो पहला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, यह उत्तराखंड में है। फिर दूसरा सरिस्का है, कॉर्बेट के दक्षिण में सरिस्का, ये राजस्थान में है। तीसरे नंबर पे सिमलीपाल आ जाएगा, यह उड़ीसा में है। और सबसे दक्षिण में पेरियार आ जाएगा, ये केरला में है। तो आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है भी हमें उत्तर से दक्षिण की देखना है कि कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर टाइगर रिजर्व स्थित है। हमें क्रम में लगाना है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले दुधवा कहाँ है? उत्तराखंड में है। फिर सिमलीपाल उड़ीसा में है। उसके बाद इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। तो आंसर 1 2 3 4 2 4 1 3 सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहले में अभयारण्य है और दूसरे में राज्य है। तो शरावती कर्नाटक में है, सतकोसिया उड़ीसा में है, पिरोटन द्वीप गुजरात में है और भगवान महावीर अभयारण्य गोवा में है। शरावती घाटी कर्नाटक में है, सतकोसिया गार्ज ओडिशा में है, पिरोटन आइलैंड गुजरात में है। यह कच्छ की खाड़ी यानी मरीन अभयारण्य व राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आ जाता है। और भगवान महावीर इसे मोल्लेम के नाम से भी जाना जाता है, ये गोवा में है। हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। हमने इसको उत्तराखंड बताया था, ये गलत हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में होगा। अगला क्वेश्चन है, फिर हमें टाइगर रिजर्व को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध तरीके से रखना है। पहला दुधवा हो जाएगा यूपी में, पन्ना एमपी में है, पेंच भी एमपी में है और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व यूपी और एमपी के सीमा पे है। तो पहले पहले पन्ना आएगा फिर पेंच आएगा। तो आंसर 1 2 3 और 4, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ पश्चिमी बिहार है और दूसरी तरफ राज्य है, हमें इन्हें सुमेलित करना है। सुल्तानपुर हरियाणा में है, कुलिक पश्चिम बंगाल में है, नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में है और अत्तिवेरी पश्चिम बिहार कर्नाटक में है। सुल्तानपुर हरियाणा के गुरुग्राम में, कुलिक पश्चिम बंगाल दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, नवाबगंज इसका बदला हुआ नाम चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार है।
यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है और इसके साथ रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के नाम में भी शामिल है। अत्तिवेरी कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित, कौन सही सुमेलित है देखना है। इसमें लोकटक नेशनल पार्क है, ये मणिपुर में है। नामदफा राष्ट्रीय पार्क, ये मेघालय में ना होके अरुणाचल प्रदेश में है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, ये सिक्किम में ना होके उत्तराखंड में है। तो आंसर ए होगा। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है विश्व का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ है। इसे फ्लोटिंग पार्क भी कहते हैं और यह मणिपुर राज्य में स्थित है। यहाँ लोकटक झील भी है जो इसका एक हिस्सा है और इसकी विशेषता यहाँ संगाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं, पाई जाती है। केबुल लामजाओ एक लोकटक झील के रूप में और दूसरा संगाई हिरण के रूप में जानी जाती है। नामदफा राष्ट्रीय पार्क की बात की जाए, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसके साथ यह एक टाइगर रिजर्व भी है। फूलों की घाटी, इस वैली ऑफ फ्लावर्स, ये नेशनल पार्क कहाँ, उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित रूप से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल, प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमें फिर से मिलान करना है कौन सा सही है। एक तरफ नेशनल पार्क है और दूसरा तरफ राज्य है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है और फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। सभी सही हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, हेमिस उच्च तुंगता राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है और यह केरल पश्चिमी घाट का हिस्सा है। साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियों पे और यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या क्या शामिल है हमें देखना है। तो ऊपरी नीलगिरी पठार है, साइलेंट वैली और सिद्धुवानी पहाड़ी, साइलेंट वैली केरल में है। ये सभी शामिल हैं। आंसर डी होगा। तो नीलगिरी जो है भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 5522 वर्ग किलोमीटर है। इस जैवमंडल क्षेत्र में देखा जाए तो वायनाड वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्र है, नागरहोल, बांदीपुर, कर्नाटक, मधुमलाई, नीलांबूर, सारावन से ढाका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिद्धुवानी पहाड़ियाँ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि संकटापन्न जीव समुद्री गाय, जिसे ड्यूगोंग बोलते हैं, कहाँ पर पाई जाती है। तो यह तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। आंसर बी होगा। समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें देखना कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन की विविधता आनुवांशिक विविधता कहलाती है। सही है। दूसरा कह रहा है समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। ये भी सही है। अगला कह रहा है कि किसी विशेष क्षेत्र में जीव जंतुओं की प्रजातियों की विविधता
पारितंत्रीय विविधता कहलाती है। तो ये किसी विशेष क्षेत्र में नहीं, पारितंत्र दो या दो से अधिक पारितंत्र में जो विविधता जीव जंतु की प्रजातियों में विविधता होती है उसे पारितंत्रीय विविधता कहते हैं। इस वजह से तीसरा, तो किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन की विविधता होती है, इसे आनुवांशिक विविधता कहते हैं। जैसे आम की विभिन्न प्रकार की वैरायटी होती है, धान की वैरायटी होती है, तो वह आनुवांशिक विविधता के अंतर्गत आ जाती है। पर्यावरण में वनस्पति जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तन अपने आप में अनुकूलित करने की प्रक्रिया में जीवों के जीन में परिवर्तन से होता है। जब ये जीव पेड़ पौधे अपने आप को किसी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत अनुकूलित कर लेते हैं, किसी पारितंत्र को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते हैं, तो इनमें परिवर्तन आ जाता है। जब जीवों के भौतिक लक्षण समान होते हैं तो इसको प्रजाति स्पीशीज कहा जाता है। और किसी क्षेत्र विशेष में जीव जंतुओं के प्रजातियों की विविधता को प्रजातीय विविधता कहा जाता है। जब एक ही क्षेत्र में जीव जंतुओं की विविधता होती है तो इसे प्रजातीय विविधता कहते हैं। वही जब एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति के साथ दूसरे समुदाय के जीव जंतु और वनस्पतियों के बीच जो विविधता पाई जाती है वो पारितंत्रीय विविधता कहलाती है। नेक्स्ट कथन कह रहा है कि वे प्रजातियां जिन्हें संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने इस प्रकार के पौधों व जंतुओं की प्रजातियों को किस वर्ग में रखा है? तो जिन्हें संरक्षित नहीं किया गया है वे सुभेद्य प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। सुभेद्य प्रजातियों में वे प्रजातियां सम्मिलित होती हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक कथन है, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैवमंडल प्रोग्राम, जिसे मैप कहते हैं, के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। यह विवरण किससे संबंधित है? तो यह जैवमंडल निश्चय यानी आरक्षित क्षेत्र से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन, हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता है। इसके प्रमुख कारण क्या है? परिवर्तन होने के प्रमुख कारण क्या है? पहला कह रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष में घूमना, सही है। दूसरा कह रहा है सूर्य की किरणों की नतिकोण, ये भी सही है। दिन की अवधि, ये भी सही है। और वायुमंडल की पारदर्शिता, ये भी सही है। आंसर डी होगा। पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन, हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। इस भिन्नता के प्रमुख कारणों में पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास। इनमें से वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास का प्रभाव कम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में किसका महत्व अधिक है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को जोड़ता है यानी ब्रिज की तरह काम करता है? तो यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र हो जाएगा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र पश्चिमी घाट के साथ साथ एक बाघ आरक्षित क्षेत्र और सुरक्षित क्षेत्र है जो तमिलनाडु में स्थित है। इसे 2008 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। सत्यमंगलम फॉरेस्ट रेंज पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्तर पर अवस्थित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है।
और एक वन्यजीव गलियारा भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नेशनल पार्क पूर्ण रूप से शीतोष्ण अल्पाइन में स्थित है? अल्पाइन कटिबंध में स्थित है, तो इसमें फूलों की घाटी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अगस्थ्यमलाई जीवमंडल रिजर्व में आते हैं? अगस्थ्यमलाई, तो इसका आंसर ए होगा। इसमें नैयार होगा, अभी पढ़े, नैयार, पेपारा, सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य और कलाकड़ मुंदथुरई बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं। अगस्थ्यमलाई जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र दक्षिण भारत में स्थित है, एक जैवमंडल रिजर्व है। यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली व कन्याकुमारी तथा केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पत्तनमथिट्टा में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत नैयार, पेपारा और सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य, कलाकड़, मुंदथुरई बाघ टाइगर रिजर्व शामिल हो जाते हैं। 2016 में अगस्थ्यमलाई जैवमंडल रिजर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो एक चीज़ ये देखना, जो स्थल या रिजर्व क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पखोई वन्यजीव अभयारण्य है? तो पखोई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। पखोई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। 1977 में इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया और 2002 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। इसके यहाँ कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, एशियाई सियार, एशियाई हाथी, भौंकने वाला हिरण और गौर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ कारणवश यदि तितलियों की प्रजाति की संख्या में गिरावट आ जाए तो इसका क्या संभावित परिणाम हो सकता है? पहला कह रहा है कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, सही है। दूसरा कह रहा है कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, गलत हो जाएगा। और इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की संख्या में गिरावट हो सकती है, ये भी सही हो जाएगा। आंसर सी होगा। तो जब तितलियों की कमी हो जाती है तो इससे पौधों में परागण कम हो पाता है, क्योंकि तितलियां ही परागण में सहायक होती हैं। तितलियों की संख्या में गिरावट का कारण संक्रमण में वृद्धि से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है, इसका संक्रमण से कोई संबंध नहीं है। जब तितलियों की संख्या में गिरावट होती है तो जो फूड चेन है, आहार श्रृंखला है, ये नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमें घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना है तो हमें किस स्थान पर जाना होगा? घड़ियाल की बात कर रहा है। घड़ियाल स्वच्छ पानी में चंबल नदी में पाए जाते हैं। घड़ियाल गहरे, साफ और तेजी से बहने वाले पानी में निवास करते हैं। चंबल नदी इनका एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है और यह मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? मतलब कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कहाँ पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से? तो जम्मू कश्मीर नहीं होगा, पश्चिमी उत्तर मरुस्थल भी नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा, पश्चिमी घाट होगा। और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल पक्षी
उष्णकटिबंधीय वनों के बड़े और लंबे वृक्षों में निवास करते हैं। भारत में हॉर्नबिल की जो है 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल और मालाबार पाइड हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल प्रजातियां जो है पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली खराई ऊँट के बारे में। पहला है, यह समुद्री जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। सही है। यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है, यह अधिकतर मैंग्रोव खाता है, ये भी सही है। और अगला कह रहा है, ये जंगली होता है, इसको पालतू नहीं बनाया जा सकता, ये गलत हो जाएगा। आंसर ए होगा। तो खराई ऊँट का अगर स्थान देखा जाए तो यह केवल गुजरात में पाया जाता है। और ये जो ऊँट होते हैं उन सामान्य ऊँट से थोड़ा छोटा होता है। मैंग्रोव घास को चरने के लिए ये 5 से 7 किलोमीटर तक चले जाते हैं। इनका पालन जो है रेवारी और समा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कुछ समय से देखा जा रहा है कि इनकी संख्या में गिरावट आई है, और गिरावट का मुख्य कारण मैंग्रोव की कमी रही है। इसको यूनेस्को के संकटग्रस्त सूची में रखा गया है, यानी इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा खराई ऊँट को समुद्र का जहाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है क्योंकि वह फ्लोटिंग वनस्पति से भरपूर है और यहाँ स्वैम्प डियर भी पाए जाते हैं, जो जैव विविधता को बढ़ाता है। तो फ्लोटिंग वनस्पति केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। लोकटक झील भी यही है और डांसिंग डियर भी यही है, इसलिए यह अनोखा बनाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है और 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया। यह पार्क लोकटक झील में स्थित है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। इसको रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र स्थल यानी वेटलैंड में शामिल किया गया है। और इस उद्यान का प्रमुख जीव जो अति संकटग्रस्त इंडेंजर कैटेगरी में है, जो मणिपुरी हिरन, संगाई हिरन है, या इसी को डांसिंग डियर भी कहते हैं, जो क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है। भितरकनिका नेशनल पार्क ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और यहाँ की वनस्पति जो है समुद्र तटीय है, जो समुद्री लहरों से जो है तट को बचाती है। यहाँ जो जीव पाए जाते हैं उसमें लवड़ीय जलमगर हो गया, समुद्री कछुए हो गए। यह विश्व का सबसे बड़ा ऑलिव रिडले टर्टल का प्रजनन स्थल भी है, भितरकनिका नेशनल पार्क। और ओपन बिल्ड स्टॉर्क तथा धारीदार सिर के हंस आदि यहाँ पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ कछुओं की 4 प्रजातियाँ यानी ऑलिव रिडले टर्टल, ग्रीन सी टर्टल, हॉक्सबिल और लेदर बैक टर्टल चारों पाई जाती है यहाँ, यानी कछुए की 4 प्रजातियाँ भितरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में पाई जाती है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है और यहाँ 2 नदियों का संगम, एक बाणगंगा और गंभीरी, इसी के बीच में केवलादेव नेशनल पार्क है। इसको जो है पक्षियों का स्वर्ग भी बोला जाता है और यहाँ जो है साइबेरियाई सारस जो है प्रजनन के लिए माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं, जो यूरोप से आते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने से है। अगर हम किसकी स्थापना की जाए जो कि जैव विविधता को भी संरक्षित करेगा और जीवन के लिए आसान भी होगा, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में होगा। बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में रखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 के द्वारा चलाया गया था और इस प्रोग्राम का उद्देश्य जो था उस क्षेत्र का एक नेटवर्क तैयार करना है जो इस पृथ्वी के प्रमुख पारितंत्रों के प्रतिनिधित्व कर सके और जिनमें जेनेटिक संसाधन सुरक्षित रखे जा सके। इन क्षेत्रों को बायोस्फीयर नाम दिया गया। अब बायोस्फीयर रिजर्व के 3 भाग होते हैं, देखते हैं तीनों को। तो अगर ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व इसको मान लें, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट होते हैं। इसको कोर जोन बोला जाता है, नंबर 1 को कोर जोन बोला जाता है। यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियाँ बैन होती हैं, कोई भी यहाँ एक्टिविटी नहीं की जा सकती है। दूसरा बफर जोन होता है जो संक्रमण जोन और कोर जोन के बीच का क्षेत्र होता है। यहाँ कुछ एक्टिविटीज की जा सकती हैं, रिसर्च की जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जानवरों को नहीं चराया जा सकता और यहाँ के चीज़ों का उपयोग करने के लिए प्राधिकरण से इजाज़त लेनी पड़ती है। तीसरा जो है संक्रमण क्षेत्र होता है, यहाँ गतिविधियाँ की जा सकती हैं और निवास वगैरह घर भी बनाया जा सकता है। तो कोर जोन की बात करें, यह अनेक पौधों और जीव जंतुओं से परिपूर्ण स्थल होता है। भारत में यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत रेगुलेट होता है। दूसरा होता है बफर जोन। तो कोर जोन के बाहर का ऐसा क्षेत्र जहां गतिविधियों को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि कोर जोन को नुकसान न हो। इन गतिविधियों में नियंत्रित रूप से पर्यटन को खोला जा सकता है, मछली यहाँ पकड़ा जा सकता है, चराई आदि की अनुमति प्रदान की जाती है। अगला क्षेत्र ट्रांजिशनल जोन है। यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी भाग होता है और इसका सीमांकन नहीं किया जा सकता। इसमें संरक्षण तथा प्रबंधन स्किल का उपयोग करके संसाधनों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी धारणीय विकास पर बल दिया जाता है। यहाँ मानव बस्तियाँ बसाई जा सकती हैं, कृषि की जा सकती है, मनोरंजन और अन्य आर्थिक क्रियाकलाप भी किए जा सकते हैं। एक चीज़ और देखना है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी 1983 में मिली। अब तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व बन चुके हैं, लेकिन यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में सिर्फ 10 को ही जगह मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें देखना है कि कौन सा सुमेलित है। दम्फा टाइगर रिजर्व ये मिजोरम में है, सही है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य ये सिक्किम में ना होकर त्रिपुरा में है और सरामती शिखर ये नागालैंड में है। आंसर सी होगा। तो दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है और 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ उष्णकटिबंधीय प्रकार की वन पाई जाती है और वनस्पति तथा प्राणी में जैव विविधता भी पाई जाती है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य यह त्रिपुरा राज्य में स्थित है और यहाँ एक बड़ी झील भी है। यहाँ प्राकृतिक वातावरण में कोई विशेष छेड़छाड़ नहीं हुई है और यह विभिन्न प्रकार के घरेलू तथा प्रवासी पक्षियों जो
रूस के साइबेरियन पक्षी होते हैं उनके लिए भी निवास स्थल है। सरामती शिखर की बात की जाए तो यह नागालैंड राज्य और म्यांमार की सीमा पे है। म्यांमार देश और नागालैंड राज्य के सीमा से सटा हुआ। और सरामती शिखर नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरी ओर बहने वाली नदियां हैं, इसको देखना है कौन सा सही सुमेलित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये गंगा नदी कह रहा है, गलत हो जाएगा, रामगंगा होगा उत्तराखंड। दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये मानस कह रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये कावेरी के किनारे है, तो ये सही हो जाएगा, तीसरा सही। बात करें कार्बेट नेशनल पार्क की तो यह भारत का पहला नेशनल पार्क था 1936 में। इसको हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था और फिर ये बाघ परियोजना के अंतर्गत आ गया, यानी टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है और अभी हाल ही में कार्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी इस उद्यान की उत्तरी और पूर्वी सीमा बनाती है। वहीं साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल के पलक्कड़ जिले में है और नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य फैला हुआ है। यहाँ जो है कुंती पूजा, भरतपुझा नदियाँ बहती हैं और कावेरी इस उद्यान में प्रवाहित नहीं होती। तो आंसर 3 भी गलत हो जाएगा, यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है।